क्रिकेट मैच। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई उसे व्यक्त नहीं कर हार सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज्यादा मजबूत था मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं। हम नेतृत्व के लिए धन दौलत जरूरी समझते हैं। हिज हाइनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा। मगर कितने दिलों में आग लगी, कितने लोगों ने हुक्म हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। जोश कहाँ, संकल्प कहाँ, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहाँ। हम खेले और जाहिरा दिल लगाकर खेले, मगर यह सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज न थी। खेल में किसी का दिल न था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपना तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने जो अभी कार से उतरी थी आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी तो इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफर। मुझे हैरत हुई कि यह कौन लड़की है और इसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए सकतासा हो गया कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गई हों। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी न हुई थी। मैंने निजाम हैदराबाद से, हिज एक्सेलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी न छाई थी। बस यहाँ जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पाँव चूम लूं। यह वह सलोनापन ना था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नज़ाकत जिसकी कवि लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और थी आत्माभिव्यक्ति की निस्संकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हाँ। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई? उसकी बेतकल्लुफी कह रही थी, वह मुझसे परिचित है, मैं बेगाना कैसे बनूं? इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फर्ज अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कराकर कहा, जी हाँ, आपसे बहुत से काम लूंगी। चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठें। लखनऊ जा रहे होंगे? मैं भी वहीं चल रही हूँ। वेटिंग रूम आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट से भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी न की थी। ध्यान उसी तरफ लगा था। तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रगों में वह तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा न था जो ऐसे मौके पर स्वभावत मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वहीं तशरीफ रखती थीं? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हाँ, शुरू से आखिर तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल जंचा। और लोग तो कुछ बेदिल से हो रहे थे और मैं उसके राज समझ रही हूँ। हमारे यहाँ लोगों में सही आदमियों को सही जगह पर रखने का मादा ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक पस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज का अधिकार है। वह किसी ज्ञान, विज्ञान के, साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है, इसकी योग्यता उसमें हो या न हो। नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों कराया जाता है, बुनियादें उसके हाथ रखवाई जाती है, सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कॉन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बांटेगा। यह सब हमारी दासमनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि हम इतने नीच और गिरे हुए हैं। जहाँ हुक्म और अख्तियार का मामला है वहाँ तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने ही पड़ते हैं। मगर जहाँ हम अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं वहाँ भी हमारी जी हुजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान आपको होना चाहिए था, तब देखती दुश्मन क्यों बाजी ले जाता। महाराजा साहब में इस टीम का कप्तान बनने की इतनी ही योग्यता है जितनी आप में असेंबली का सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा एक्टिंग की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थे मगर उसकी जबान से निकलकर कितने असरदार और कितने आँख खोलने वाले हो गए। मैंने कहा, आप ठीक कहती है, सचमुच यह हमारी कमजोरी है। आपको इस टीम में शरीक न होना चाहिए था। मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलेन मुखर्जी है, अभी इंग्लैंड से आ रही है।
यही क्रिकेट मैच देखने के लिए बम्बई उतर गई थी। इंग्लैंड में उसने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहां उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था, तब से वह मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ मुझे खेलते देखकर वह और भी प्रभावित हुई। उसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाएं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी है। उसका प्रस्ताव है कि मैं इस टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वह सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती है। उसके स्वर्गीय पिता डॉ. एन. मुखर्जी ने बहुत काफी संपत्ति छोड़ी है और वह उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारिणी है। उसके प्रस्ताव सुनकर मेरा सर आसमान में उड़ने लगा। मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप ले सकेगा, यह कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति में मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोआ रोआ कृतज्ञता और भक्ति भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलेन को धन्यवाद दिया। गाड़ी की घंटी हुई। मिस मुखर्जी ने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट मंगवाए। मैं विरोध न कर सका। उसने मेरा लगेज उठवाया, मेरा हेड खुद उठा लिया और बेधड़क एक कमरे में जा बैठी और मुझे भी अंदर बुला लिया। उसका खानसामा 3 दर्जे में बैठा। मेरी क्रियाशक्ति जैसे खो गई थी। मैं भगवान जाने क्यों इन सब मामलों में उसे अगुवाई करने देता था, जो पुरुष होने के नाते मेरे अधिकार की चीज थी। शायद उसके रूप, उसक बौद्धिक गरिमा, उसकी उदारता ने मुझ पर रोब डाल दिया था कि जैसे उसने कामरूप की जादूगरनियों की तरह मुझे भेड़ बना लिया हो और मेरी अपनी इच्छा शक्ति लुप्त हो गई हो। इतनी ही देर में मेरा अस्तित्व उसकी इच्छा में खो गया था। मेरे स्वाभिमान की यह मांग थी कि मैं उसे अपने लिए फर्स्ट क्लास का टिकट मंगवाने देता और 3 ही दर्जे में आराम से बैठता, और अगर पहले दर्जे में बैठना था तो इतनी ही उदारता से दोनों के लिए खुद पहले दर्जे का टिकट लाता। लेकिन अभी तो मेरी क्रियाशक्ति लुप्त हो गई थी। 2 जनवरी मैं हैरान हूँ हेलेन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है, और यह सिर्फ दोस्तना हमदर्दी नहीं है, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में तो इतना आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता, और रही मेरे गुणों की स्वीकृति, तुम अक्ल से इतना खाली नहीं हूं कि इस धोखे में पड़ूं। गुणों की स्वीकृति ज्यादा से ज्यादा 1 सिगरेट और 1 प्याली चाय पा सकती है। यह सेवा सत्कार तो मैं वहीं पाता हूं जहां किसी मैच में खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो भी वहां भी इतने हार्दिक रंग से मेरा सत्कार नहीं हुआ, सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती है। उसने जैसे मेरी सुविधा और मेरे आराम के लिए अपने को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवा और किसी के साथ इस हार्दिकता का बर्ताव न कर सकता। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं कहा। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते, उससे तो खातिरदारी करवाना ही हमारा स्वभाव हो गया है, और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फिलहाल तो मैं इन दोनों नेमतों में से एक का भी हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर, लंच में तो मैं शरीक था ही। हर स्टेशन पर वह डाकती था और खास स्टेशनों पर ही रुकती थीं। मेवे और फल मंगवाती और मुझे आग्रहपूर्वक खिलाती। कहाँ की क्या चीज मशहूर है, इसका उसे खूब पता है। मेरे दोस्तों और घरवालों के लिए तरह-तरह के तोहफे खरीदे, मगर हैरत यह है कि मैंने एक बार भी उसे मना न किया। मना क्यों करता, मुझसे पूछकर तो लाती नहीं। जब वह एक चीज लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती है, तो मैं कैसे इनकार करूं। खुदा जाने क्यों मैं मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मीला, कम बोलने वाला हो जाता हूं कि जैसे मेरे मुंह में जबान ही नहीं। दिन की थकान की वजह से रात भर मुझे बेचैनी रही, सर में हल्का सा दर्द था, मगर ने इस दर्द को बढ़ा कर कहा। अकेला होता तो शायद इस दर्द की जरा भी परवाह न करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उस दर्द को जाहिर करने में मजा आ रहा था। वह मेरे सर में तेल की मालिश करने लगी और मैं खामखा निढाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। मुझसे बार बार पूछती, अब दर्द कैसा है, और मैं अन्य रंग से कहता, अच्छा हूँ। उसकी नाजुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती थी। उसका वह आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका है, उसकी गर्म सांसें मेरे माथे को चूम रही है, और मैं गोया जन्नत के मजे ले रहा हूँ। मेरे दिल में अब उस पर फतेह पाने की ख्वाहिश झकोले ले रही है। मैं चाहता हूँ वह मेरे नाज उठाए। मेरी तरफ से कोई ऐसी पहलन होनी चाहिए जिससे वह समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूँ।
24 घंटे के अंदर मेरी मन स्थिति में कैसे यह क्रांति हो जाती है। मैं क्योंकर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन जाता हूँ। वह बदस्तूर उसी तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है। तब मुझे उस पर रहम आ जाता है और मैं भी उस एहसास से बरी नहीं हूँ, मगर इस माशूकी में आज जो लुत्फ आया उस पर आशिकी निछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखलाते हुए कहा, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। उसने उम्र कहा, मुझे क्या तकलीफ हुई? आप दर्द से बेचैन थे और मैं बैठी थी। काश यह दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उलझा रहा था। 5 जनवरी कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलेन से सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुईं। ग्रेजुएट तो भगवान की दया से मैं भी हूँ और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देखता ही रहा हूँ। विद्वानों की संगत में भी बैठा हूँ, लेकिन उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता है। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने छानबीन के बाद वह राय कामे की है। उसके विपरीत मैं उन लोगों में हूँ जो हवा के साथ उड़ते हैं, जिनके क्षणिक प्रेरणाएं उलट पुलट कर रख देती है। मैं कोशिश करता था कि किसी तरह उस पर अपनी अक्ल का सिक्का जमा दूं, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेज़बान कर देते थे। जब मैंने देखा कि ज्ञान विज्ञान की बातों में मैं उससे न जीत सकूंगा, तो मैंने एबीसीनिया और इटली की लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था, और इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली पर दबाव डाला है। उसकी तारीफ में मैंने अपनी वाक्शक्ति खर्च कर दी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका यह ख्याल है कि इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ इंसानियत और कमजोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी गलती है। उनकी साम्राज्यलिप्सा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत फले फूले। मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी ही बार किया है, आज भी कर रहा है। यह सारा बहुरूपियापन सिर्फ एबीसीनिया में व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाजारों की जरूरत है, अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए जमीन के टुकड़ों की जरूरत है, अपने शिक्षितों के लिए ऊंचे पदों की जरूरत है, तो इटली को क्यों न हो। इटली जो कुछ कर रहा है, ईमानदारी के साथ एलानिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों के साथ भाईचारे का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं आलापा। वह तो साफ कहता है कि संघर्ष ही जीवन का लक्षण है। मनुष्य की उन्नति लड़ाई ही के जरिए होती है। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही खुलते हैं। सबकी बराबरी के दृष्टिकोण को वह पागलपन रहता है। वह अपना शुमार भी उन्हें बड़ी कौमों में करता है जिन्हें रंगीन आबादियां पर हुकूमत करने का हक है। इसलिए हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाजी से काम लिया है, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या उनके आपसी विरोधों को राजनीति के आधार बनाकर उन्हें अपना पिछलगू बनाया है। मैं तो चाहती हूं कि दुनिया में इटली, जापान और जर्मनी खूब तरक्की करें और इंग्लैंड को आधिपत्य टूटे। तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता जब तक मिट न जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य न होगा। कमजोर कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसी तरह जिस तरह कमजोर पौधों को, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अस्तित्व स्वयं उनके लिए कष्ट का कारण है, बल्कि इसलिए कि वही दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए जिम्मेदार है। मैं भला क्यों इस बात से सहमत होने लगा? मैंने जवाब तो दिया और इन विचारों को इतने ही जोरदार शब्दों में खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वह संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। स्टेशन पर उतरते ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि हेलेन का अपना मेहमान कैसे बनाऊं। अगर होटल में ठहराऊं तो भगवान जाने अपने दिल में क्या कहे। अगर अपने घर ले जाऊं तो शर्म मालूम होती है। वहां ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसे स्वभाव वाली युवती के लिए सुविधा की क्या सामग्रियां है। यह संयोग की बात है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलने लगा और पढ़ना लिखना छोड़ छोड़कर उसी का हो रहा और एक स्कूल का मास्टर हूं, मगर घर की हालत बदस्तूर है। वही पुरा, अंधेरा, टूटा फूटा मकान, तंग गली में, वही पुराने रंग, वही पुरा ढच्चर। अम्मा तो शायद हेलेन को घर में कदम ही न रखने दें। और यहाँ तक नौबत ही क्यों आने लगी, हेलेन खुद दरवाजे ही से भागेगी। काश आज अपना मकान होता, सजा संवरा, मैं इस काबिल होता कि हेलेन की मेहमानदारी कर सकता,
इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती थी, लेकिन बेसरोसामनी का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलेन ने कुली से असबाब उठावाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में बैठ जाने के सिवा दूसरा चारा क्या बाकी रह गया था। मुझे यकीन है, अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो उस बेसरोसामनी के बावजूद वह खुश होती। हेलेन रुचि संपन्न है, मगर नखरेबाज नहीं है। वह हर तरह की आजमाइश और तजुर्बे के लिए तैयार रहती है। हेलेन शायद आजमाइशों को और नागवार तजुर्बों को बुलाती है, मगर मुझ में न यह कल्पना है, न वह साहस। उसने जरा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम हो जाता कि उस पर कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही थी। मगर शिष्टाचार का निबाह तो जरूरी था। मैंने आपत्ति की, मैं तो आपको अपना मेहमान बनाना चाहता था, मगर आप उल्टा मुझे होटल लिए जा रही है। उसने शरारत से कहा, इसीलिए कि आप मेरे काबू से बाहर न हो जाएं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊं, लेकिन प्रेम ईर्ष्यालु होता है, यह आपको मालूम है। वहां आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा लेंगे, आपको मुझसे बात करने का वक्त हीन मिलेगा, और मर्द आमतौर पर कितने बेमुरब्बत और जल्द भूल जाने वाले होते हैं, इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर तुम मुझे भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। मुझे अपनी इस खुशनसीबी पर हैरत ही नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहा हूं। जिस सुंदरी की एक नज़र पर मैं अपने को कुर्बान कर देता, वह इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता था कि इसी बात पर उनके कदमों को पकड़कर सीने से लगा लूं और आंसुओं से तर कर दूं। होटल में पहुंचे। मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए, यही सवाल था। मेरा जी तो यही चाहता था कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं, लेकिन उसने कहा, आप अब आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट रहा, मगर सारी रात नींद नहीं आई। हेलेन का मन अभी तक मेरी आंखों से छिपा हुआ था। हर क्षण वह मेरे लिए पहेली होती जा रही है। 12 जनवरी आज दिन भर लखनऊ के क्रिकेटरों का जमाव रहा। हेलेन दीपक थी और पतंगे उसके गिर्द मंडरा रहे थे। यहाँ से मेरे अलावा 2 लोगों का खेल हेलेन को बहुत पसंद आया, ब्रिजेंद्र और सादिक। हेलेन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इस फन के उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह शुरुआत की है, उससे तो यही मालूम होता है कि वह क्रिकेट खेलने नहीं, अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए हैं। हेलेन किस मिजाज की औरत है, यह समझना मुश्किल है। ब्रिजेंद्र मुझसे ज्यादा सुंदर है, यह मैं भी स्वीकार करता हूँ। रहन-सहन से पूरा साहब है, लेकिन पक्का शोहदा, लोफर। मैं नहीं चाहता कि हेलेन उससे किसी तरह का संबंध रखे। अदब तो उसे छू नहीं गया। बदजुबान परले सिरे का, बेहुदा गंदे मजाक, बातचीत का रंग नहीं और मौकेम हल्की समझ नहीं। कभी कभी हेलेन से ऐसे मतलब भरे इशारे कर जाता है कि मैं शर्म से सिर झुका लेता हूं, लेकिन हेलेन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिछोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वह शायद उसके गंदे इशारों काम जा लेती है। मैंने कभी उसके माथे पर शिकन नहीं देखी। यह मैं नहीं कहता कि वह हंसमुखपन